हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पश्चिम बंगाल की चुनावी सियासत इस बार बिल्कुल अलग नजर आ रही है। हाँ, यहाँ पर सांप्रदायिकता आपको एक हिसाब से नजर आती थी, लेकिन इस बार उसके दोनों धड़े एक हिसाब से मुखर नजर आ रहे हैं। और इन सारी चीजों के बीच आखिर विजय किसकी होगी? चुनावी सियासत से परे और चुनावी सियासत के मध्य में आज पश्चिम बंगाल विभाजन की किन लकीरों पर दिख रहा है और उस पर किस तरह की सियासत हो रही है, आज श्वेत पत्र इसी पर। जो आबादी है उसमें मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो लगभग 30%। तो ये जो पॉपुलेशन, ये जो आबादी, ये हर समय, हर साल, हर चुनाव में एक फैक्टर होती है, क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति उसी जगह सफल होती है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है। 2011 की जनगणना ने पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 27% दर्ज की थी। कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या के हिसाब से पश्चिम बंगाल देश में चौथे नंबर पर है, लेकिन पहले 3 राज्य लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और असम की कुल मुस्लिम आबादी को जोड़ भी दिया जाए तब भी पश्चिम बंगाल के 2,46,00,000 मुसलमान उन राज्यों से 50 लाख ज्यादा बैठते हैं। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में ये वोट हमेशा अहम रहे। बंगाल से कोनो जाति से नहीं होता है, ये हिंदी मुस्लिम सब एक है, एक बार में सब वोट देता है, कोनो ये जाति से वोट नहीं होता है। बंगाल में बीजेपी की एंट्री के बाद से हिंदू वोटों की एकजुटता वर्सेस मुस्लिम वोट बैंक के एक मुश्त मतों का मुकाबला शुरू हुआ। पर इन विधानसभा चुनावों में क्या बीजेपी हिंदू वोट बैंक को एकजुट करके बाजी मार ले जाएगी? क्या ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रख के सत्ता की हैट्रिक लगाएंगी? क्या अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी जैसे फैक्टर मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ जाएंगे? इन विमर्शों की जमीन पर दो पाले में खड़ा है पश्चिम बंगाल का चुनाव। सेम टीएमसी पार्टी, they are still seeking the patronage of the same Furfura Sharif led by another Pir Baba. সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে এমনকি ধর্ম তীর্থস্থানগুলো যদি দেখেন, দক্ষিণেশ্বরের স্কাই ওয়াক আমরা তৈরি করেছি, বেলুন মঠ সুন্দর করে আমরা অনেকটাই সাজিয়েছি, আমরা গঙ্গার ঘাটগুলো, कालीघाट, स्काई वॉक। एक तरफ टीएमसी है जिसने 2006 के विधानसभा चुनावों से ही मुस्लिम वोटों को साथ लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति का रुख बदलना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ बीजेपी है जिसने हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर 2014 के बाद से पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन बनाना शुरू कर दिया था। तीसरे कोण पर लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन है जिसे थोड़ा हिंदुत्व और ज्यादा सा मुस्लिम वोट चाहिए ताकि वो आईएसएफ के साथ मिलकर अपने खोए वोट बैंक का कुछ हिस्सा फिर से पा सके। स्टेट में लेफ्ट का किरदार बदल गया। हाँ। जो धर्मनिरपेक्ष और जाति निरपेक्ष हुआ करता था, धर्मनिरपेक्ष नहीं थे लेफ्ट जी। वो एक उनका एक दिखावा था। देखिए, मैं बैंडल में रहता था, मैं आपको कल लेके चलता हूँ। आप चलिए गंगा के किनारे, वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे बाद में भी जो शरणार्थी आए थे उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मुस्लिम थे। और उस वक्त निर्वाचन कमीशन ने राशन कार्ड को मान्यता दी थी कि वो दैट कैन बी योर वोटिंग कार्ड। एकदम व्हाइट वॉश था किस तरीके से उनको राशन कार्ड दिए गए। हाँ। तो लेफ्ट का एक मुखौटा था कि वो धर्म निरपेक्ष बताते थे, एक्चुअल है नहीं। अगर होते तो आज बताइए ये अब्बास भाई कहाँ से आ गए लेफ्ट के साथ, अब बताइए। और कांग्रेस के साथ भी बिल्कुल। कांग्रेस जो है केरला में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ, उनके खिलाफ, और यहाँ पे दोस्त बन गए। तो ये तो अलायंस ऑफ अपॉर्चुनिटी। हिंदू जानती है, मुसलमान जानता है कि ये सरकार किसी तरह सबके लिए काम किया। तो जोट कर रहे इंसान के लिए, पिछड़ा हुआ आदमी के लिए, चाकरी नौकरी के लिए, संविधान को बचाने के लिए, गणतंत्र के लिए, जॉब के लिए, कॉल कारखाना जो नौकरी है वो सब बनाने के लिए तो हम लोग जोट कर रहे हैं। कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज है, लेकिन चुनावों के समय सियासत में भी सब कुछ जायज हो जाता है। जो लेफ्ट पार्टियां अपने आप को धर्मनिरपेक्ष, जाति से ऊपर मानती हैं, वो लेफ्ट पार्टियां भी जब मजहब का सहारा लेने लगे तो समझ में आ जाता है कि चुनाव का वक्त होगा। बंगाल के चुनावों में आज यही दिख रहा है कि सिर्फ जीत के लिए साम दाम दंड भेद सब मंजूर। मगर इस बंगाल में बीजेपी आ नहीं सकते अगर ममता ने उसको हेल्प नहीं करते। इसीलिए हमने सोचा 2021 को बीजेपी में अगर रुकना है तो पहले ममता को हटाना होगा, तब बीजेपी ऐसे रुक जाएगा। वो तो 2 दिन का बच्चा है, वो तो अभी दुकान खुला है, दुकान में क्या माल है, अभी वो माल देखा नहीं, कैसे उसके पास जाएगा। माइनॉरिटी में, खास तौर से यूथ में
एक चर्निंग है, एक डिजायर है कि हमारा पॉलिटिकल रेलेवेंस हो, हमारी एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने, जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। एक जो आपका वोट बैंक डेंट करने की कोशिश हो रही है वो मुस्लिम वोट बैंक के बारे में पूछना चाहता हूं, क्योंकि असुद्दीन ओवैसी ने बिहार में क्यों इसका नाम करते हैं, पॉपुलर करते हैं आपको टीवी में बोल के, नाम क्यों लेते हैं? यहाँ पे आना चाहते हैं वो? आने चाहते हैं, आने चाहते तो खाने दीजिए ना, खाने दीजिए, आने दीजिए, बैठने दीजिए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन ये सब लोगों को नाम करके आप लोग पॉपुलैरिटी बना देता है। वो एक नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो ए पॉजिटिव पब्लिसिटी समटाइम्स। आप हमको जितना भी गाली दो, लेकिन हमको आपको दिखाना है, यही बात है। एक वो फुरफुरा शरीफ वालों ने अब्बास सिद्दीकी ने नहीं, उसको वो एक लड़का है, फुरफुरा शरीफ के जितना भी लीडर है, धार्मिक लीडर है, सब हमारा साथ है। तो आपको मेन सेकुलरिज्म का साथ में है। जो आपका वोट बैंक है, आपको चिंता है कि वो स्प्लिट हो सकता है? हमारा वोट बैंक कभी स्प्लिट नहीं होगा, जुड़ेगा। ইফতারে যাচ্ছি, আপনারাও আসবেন। আমি তো মুসলিমদের তোষণ করি, 100 বার যাব। যে গরু উঠতে হয় তার লাথি খাওয়া উচিত। 2019 के आम चुनावों में दीदी को 70% मुस्लिम वोट एक मुश्त मिला था, जो 2014 के 40% मुस्लिम वोट्स के मुकाबले 30% अधिक था। इसके चलते तृणमूल पश्चिम बंगाल में 22 सीटों के साथ अपने सम्मान को बचा पाने में कामयाब हो पाई थी। 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मत असर डालने की ताकत रखता है। ममता बनर्जी के साथ मुस्लिम एक वोट बैंक बनकर इस बार भी साथ रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ममता बनर्जी की टीम के खिलाड़ी बंटे दिख रहे हैं और सामने वाली टीम ये समझ रही है। कृष्णो हरे हरे। अरे दीदी का पास तो 62,000 का ऊपर डिपेंड करते हुए खड़ा होने का बात बोला। मेरा पास तो 2,13,000 है, जो जय श्री राम बोलता है। शुवेंदु अधिकारी कभी टीएमसी की आंख का तारा थे। जब नंदीग्राम में खड़े होकर वो 62,000 मुस्लिम वोट्स और 2,13,000 हिंदू वोट्स की बात छेड़ते हैं, तो पश्चिम बंगाल के चुनाव का मिजाज भी पूरी तरह खुलकर सामने आ जाता है। तो मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम वोट लाते हैं, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट के कारण हिंदू मेजॉरिटी वोट जो है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा वो भी देखना है। और इसीलिए आपको दोनों तरफ से एक रिस्क फैक्टर रहता है। अगर भाजपा के लिए मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा और हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना है, इसीलिए भाजपा का जो एग्रेसिव अप्रोच है वो बहुत सिंपल होता है। लेकिन ममता के लिए हिंदू वोट भी चाहिए, मुस्लिम वोट भी चाहिए। तो ये जो मॉडरेट अप्रोच है, चुनाव के समय अगर ज्यादा ध्रुवीकरण हो जाते हैं तो बीजेपी का फायदा होता है। और इसीलिए ममता कोशिश कर रहे हैं कि किसी हालत में ध्रुवीकरण ना हो जाए, और इसके लिए वो दोनों को वोट मिलने का कोशिश कर रहे हैं, जो कठिन है क्योंकि पहले भाजपा नहीं था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के पहले विधानसभा चुनाव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में आज की बीजेपी, तब की जनसंघ ने हिंदू महासभा के साथ मिलकर 13 विधानसभा सीटें जीती थी। इसके बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल की बातों से भी गायब हो गई। अब करीब 68 साल बाद बीजेपी को बंगाल में कमल खिलने की उम्मीदें जगी हैं। इन उम्मीदों की एक बड़ी वजह ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के उनकी तरफ से लगाए जा रहे आरोप हैं। ऐसा बंगाल जहां विकास सभी का होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। ऐसा बंगाल जो टोलाबाजी से मुक्त होगा। और ये जय श्री राम का नारा जो आक्रोश के साथ सुनाई पड़ता है, वो आक्रोश ममता बनर्जी की सरकार की तुष्टीकरण की, अपीसमेंट की, वोट बैंक की राजनीति की जो इंतहा हो गई, एक लिमिट आ गई है, इसके खिलाफ। और ये नारा परिवर्तन का नारा है, मेरी बात याद रखकर। बंगाल ने आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था। आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं बंगाल के अंदर, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है। नवा गौ तस्करी को यहाँ की सरकार रोक पा रही नहीं। सालों में जो भी बंगाल में जो भी उन्नयन हुआ है उस मुद्दे को हम जरूर में ध्यान में रखेंगे, और एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में जो भी डेवलपमेंट हुआ है उस मुद्दे को भी हम ध्यान में रखेंगे। इस बार हमारा जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है, ममता बनर्जी जो प्रोजेक्ट हम लोगों को दिया है,
प्राय 58 से ऊपर प्रोजेक्ट हम लोगों को दिया है, उनसे विचार करके हम वोट देंगे। बेरोजगारी और महंगाई, ये दो मुख्य बिंदु पर ध्यान में रखते हुए मतलब वोट देंगे। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली का महत्व बड़ा है। यहां से निकलने वाले संदेशों की जो आवाज है वो दूर दूर तक जाएगी। दरअसल अभी तक अल्पसंख्यक हितों की बात होती थी, लेकिन जब हिंदू हितों की बात करने की बारी आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर सब टकटकी लगाए हुए देखेंगे। बांग्लादेश का दौरा भी वो करने वाले हैं और इसमें वोट साधने का क्या संकेत छिपा है वो भी आपको दिखाते हैं। बीजेपी बंगाल जीतकर यहां अपने कभी न जीत पाने के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। यही बात है कि प्रधानमंत्री मोदी भी यहां रैलियों के जरिए ही सही अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार दिख रहे हैं। 7 मार्च को पीएम मोदी की पहली रैली ब्रिगेड ग्राउंड में होगी। इसके बाद 23 जिलों में 20 रैलियों की तैयारी। कुछ सालों में पीएम मोदी की विधानसभा चुनाव प्रचार रैलियों को देखें तो बीजेपी के लिए मिशन बंगाल की अहमियत समझ में आ जाती है। 2020 में बिहार में 12 रैलियां, दिल्ली में 2 रैलियां, 2019 में महाराष्ट्र में 9, झारखंड में 9, हरियाणा में 8, 2018 में मध्य प्रदेश में 10, राजस्थान में 12 और छत्तीसगढ़ में 4 रैलियां। इसके अलावा जेपी नड्डा और अमित शाह कम से कम 30 रैलियां पश्चिम बंगाल में। मार्च महीने के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर जाएंगे और यहां वो मतुआ समाज के संस्थापक और धर्मगुरु हरिचंद्र ठाकुर की जन्मस्थली पर भी जाएंगे। हरिचंद्र ठाकुर की जन्मस्थली को मतुआ समाज तीर्थ का दर्जा देता है क्योंकि वो अपने इन उद्धारक को भगवान विष्णु का अवतार मानता है। मतुआ समाज के इस तीर्थ पर जाने वाले मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मतुआ तीर्थ पर जाने का अर्थ भी समझना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में इस समाज के लोग करीब 70 विधानसभा सीटों पर निर्णायक असर रखते हैं। बंगाल में मतुआ समुदाय की आबादी 1 करोड़ 80 लाख के करीब है। बंगाल की जनसंख्या में इनकी भागीदारी 17% के आसपास है। राज्य की 42 लोकसभा सीटों में 10 सीटें आरक्षित हैं। मतुआ समुदाय का सीधा असर 5 लोकसभा सीटों पर निर्णायक है। बंगाल के कृष्णानगर, रानाघाट, मालदा उत्तरी, मालदा दक्षिणी, बर्धमान पूर्वी, बर्धमान पश्चिमी, सिलीगुड़ी, कूचबिहार, रायगंज और जयनगर, इन सभी सीटों पर मतुआ समुदाय के वोटरों की संख्या औसतन 35 से 40% मानी जाती है। एक अनुमान के अनुसार अकेले नॉर्थ बंगाल के 23% वोटर मतुआ समुदाय से आते हैं। ये वो लाखों हिंदू दलित हैं जो पहचान के लिए आज भी संघर्षरत हैं और बीजेपी इन्हें नागरिकता का आश्वासन दे चुकी है। यहाँ पे रैली अमित शाह की हुई थी। चुनाव में क्या क्या आप लोगों को वादा कर? वो अमित शाह बोला इधर से जो नागरिक जो दावी किया ना नागरिक तो नागरिक देगा। वो विश्वास हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? वो हम तो विश्वास होता है जो वो देता है, वो जो बात करता है वो देगा, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो चाहे टीएमसी हो या फिर लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन हो, उन सबको ये टेंशन है कि कहीं मुस्लिम वोट बंट न जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो है वो साफ है। रणनीति ये है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए जाएं और हिंदू वोटों को एकजुट किया जाए। इसके लिए जो मुद्दे मंच से उठ रहे हैं उनमें कुछ चीजों को आप बार बार सुनेंगे, चाहे नागरिकता का मसला हो या फिर लव जिहाद की बातें हो। योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जब मंच पर आए तो हिंदू हितों को साधने की पूरी कोशिश साफ साफ नजर आई। अगर बीजेपी के प्रचार को सिर्फ घुसपैठियों के मुद्दे पर ही समझने की कोशिश की जाए तो ये स्पष्ट है कि ये सीधे सीएए से जुड़ता है और सीएए पश्चिम बंगाल में मतुआ समाज की नागरिकता के अलावा अवैध रोहिंग्या के चलते स्थानीय लोगों को आने वाली दिक्कतों से भी जुड़ता है और आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय नागरिकों को पहचान और अधिक अधिकारों से भी जुड़ता है। ममता बनर्जी के लिए सीएए का मुद्दा गले की फांस बन चुका है। वो समर्थन करती हैं तो पहले से बढ़ता दिख रहा मुस्लिम वोट छिटकने का डर बढ़ जाता है। अगर विरोध करती हैं तो स्थानीय नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा इसे तुष्टीकरण की नीति के हिसाब से देखता है। ममता के लिए अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में ये इसको इशू कर सकते थे या करे तो ममता के लिए दिक्कत ये है कि ये सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए ममता करेंगे तो मेजॉरिटी का जो हिंदू वोट है उसके लिए वो दिक्कत होता। लेकिन अभी तक बीजेपी इसको मेन एजेंडा जो है कैंपेन का नहीं किया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एजेंडा बना दिया हिंदुत्व और बंगाली अस्मिता और खासकर बंगाल का डेवलपमेंट।
जब मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश में जय श्री राम का नारा विवादों में घिरता है, तब चुनावी जमीन खुद ब खुद धर्म मजहब की राजनीति का अखाड़ा बन जाती है। वोटिंग करीब है तो ममता भी इसे खूब समझ रही हैं। मुस्लिम वोटों की रस्साकशी उनके मन की उलझन है, लेकिन नंदीग्राम से अपना नामांकन शिवरात्रि के दिन करके वो हिंदुओं को भी एक संदेश देना चाहती है। बंगाल की राजनीति अभी तक एक दिशा में चला करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एंट्री के बाद से और इस संजीदगी के बाद से मामला थोड़ा सा बदल गया है और इन सारी चीजों के बीच मुस्लिम मतों को लेकर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। किसी भी समुदाय में अगर वोट बैंक बनने की गुंजाइश होती है तो राजनीतिक पार्टियां उस नजर से देखती हैं। मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में जिस तरीके से किया गया है, आज परिस्थितियां ये हैं कि अगर आप अलग अलग जिलों के हिसाब से या सीटों के हिसाब से भी देखें तो कई ऐसी सीटें हो जाती हैं जो मुस्लिम वोट के ऊपर आधारित हो जाती हैं और इसीलिए विधानसभा में पहुंचने का सीधा सीधा रास्ता नजर आ जाता है। अब परिस्थिति ये है कि मुस्लिम वोट क्या बटेंगे? बीजेपी को उम्मीद है कि हाँ, और ममता बनर्जी कोशिश कर रही है कि इन्हें बिखरने नहीं दें। नाम अब्बास सिद्दीकी, संस्थापक इंडियन सेक्युलर फ्रंट। पश्चिम बंगाल की सेक्युलर राजनीति में कांग्रेस और लेफ्ट के नए पोस्टर बॉय फुरफुरा शरीफ के पीरजादा जब से राजनीति में उतरे हैं, मुस्लिम सियासत खंड खंड दिखने लगी है। वो भी बटा हुआ है, ये भी बटा हुआ, बटा का ही तो क्वेश्चन हम लोग सुन रहे हैं। राजनीतिक में क्या, किस हिसाब से क्या वोट लिया जाता है, बस कोई भी ये बात है कि कोई भी पार्टी हो, यहाँ पे बेरोजगारी को लेकर किसी पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है, जो है सब अपना अपना राय है। अब्बास के आने से सबसे पहली दरार उनके खुद के कुनबे में पड़ी है। मुस्लिम समाज में बड़ी पहचान रखने वाले अब्बास सिद्दीकी के चाचा तोहा सिद्दीकी इसे गैर जरूरी और सियासत में सीधे उतरने को मजहबी मान्यताओं के खिलाफ समझते। अब्बास ने नॉलेज सिटी बनाने के नाम पर लोगों से काफी रुपए उठाए, जिससे ध्यान हटाने के लिए राजनीति की बात कर रहे हैं। फुरफुरा शरीफ परिवार में पहली बार कोई चुनावी राजनीति में खुल्लम खुल्ला उतरा है। ममता सरकार के कद्दावर मंत्री और जमीयत उलेमाए हिंद के नेता सिद्दीकुल्लाह चौधरी तो अब्बास सिद्दीकी से बहुत खफा हैं। हिंदू मुसलमानेर विभाजनेर भोटेर कट्टर भावे आमेर बिरोधी এই বিভাজন বাংলার জন্য বিপদ। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की घोषणा कर गए असदुद्दीन ओवैसी इस बात से खफा हैं कि हाथ उन्होंने पहले आगे बढ़ाया था, लेकिन अब्बास सिद्दीकी लेफ्ट कांग्रेस के साथ चले गए। एक शायर का शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। बीजेपी सेक्युलरिज्म के चेहरे के साथ आए अब्बास सिद्दीकी के पुराने वीडियो जारी करके अपनी नाराजगी अलग से जाहिर कर रही है। ममता की सियासत की एक तरफ पीरजादा की बेवफाई है, दूसरी तरफ ओवैसी की मजलिस है, हाथ में और साथ में जमीयत का भरोसा है। जमीयत उलेमाए हिंद का भी पश्चिम बंगाल के मुसलमानों पर अच्छा प्रभाव है। जमीयत 1919 में बना एक गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन इसके कई सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं। जमीयत का असर हुगली, दक्षिण 24 परगना, उत्तरी 24 परगना की लगभग 80 सीटों पर है। ये समर्थन वोटों में कितना बदलेगा, ये कौन जाने। वो जो मुस्लिम, वो तो मुस्लिम का देखभाल करती है, इसीलिए ममता दीदी का जो मुस्लिम वोट, पॉकेट वोट बोलता है ना, वो तो सब फिर ज्यादा कर चल जाएगा। हमारा तो 30% वोट है मुस्लिम। अच्छा। हाँ, इस तो 25% वोट तो अब्बास सिद्दीकी का चल जाएगा। कि 30% वोट जो है उसका, जो दूध दे रहा है, जो दूधीला गाय है, उसका लात खाना जरूरी है, तो ये तुलसीकरण तो है। बाद आधा 70% वोट को मायने नहीं दे रहा है। हम तो देख रहे हैं कि जनगण जिसका तरफ ईड़ हो रहा है उसी तरफ का सत्ता आने वाला है। कांग्रेस तो अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन को लेकर ऐसी उलझी है कि बात आपसी नियत को भी कटघरे में खड़ा करने की आ गई है। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि बंगाल में धर्म निरपेक्ष जो पार्टियां थे, जैसे कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी, इनको तो कमजोर अब जरूर कर दिए हैं,
इनको तो आप खत्म करने की कोई कसर नहीं छोड़े रखे हैं। लेकिन इसके बदले क्या हुआ? इसके बदले यही हुआ कि बंगाल में जो सांप्रदायिक बीजेपी पार्टी को दबदबा बढ़ने लगी। ये आज की बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में जब भी ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम का नारा लगता है तो वो इस बात को लेकर थोड़ा नाराज जरूर हो जाती हैं। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत बार स्पष्टीकरण दिया है कि वो दरअसल इस नारे से नाराज नहीं होती हैं, बल्कि उसकी मंशा से नाराज होती हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच पश्चिम बंगाल की सियासत का वो कोण जरूर स्पष्ट होता जाता है। मोस्ट अनफॉर्चुनेट, बंगाल में कभी एक कास्टिज्म पॉलिटिक्स कभी हुआ ही नहीं, लेकिन अभी बीजेपी इसको शुरुआत किया है और हर जगह में जाते हैं और जाके कास्ट का साथ कास्टिज्म करते हैं, कास्ट का साथ कास्ट को लगा देता है। पहले तो धर्म को लेके किया है, हर धर्म को तो एक साथ में लेके चलते नहीं है। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के समर्थन का पूरा भरोसा है, तो उसके पीछे कई वजहें हैं। 2011 में सरकार बनते ही ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की 56,000 मस्जिदों के इमामों को 2,500 रुपए प्रति माह भत्ता देना शुरू कर दिया था। इसके अलावा अजान देने वाले मुअज्जिनों को भी 1,000 रुपए प्रति माह का भत्ता तय कर दिया। हालांकि इसको लेकर वो इन चुनावों में सबसे ज्यादा मुस्लिम संगठनों के ही निशाने पर है। हम भी नहीं चाह रहे किसी सरकार ऐसी आई इमाम को भाता दे के उसको लेके चुनाव का कोई मुद्दा बने, ये भी हम नहीं चाह रहे। फिर भी हम बोल रहे हैं इमाम का जो भाता दे रहे वो तो मुस्लिम पर्सनल पार्टी से दे रहे हैं, औकाफ स्टेट से दे रहे हैं, वो तो कोई राजकोट से नहीं दे रहे हैं। फिर भी ममता बनर्जी को पहले बोलना चाहिए था। अगर पहले बोल देते इतना डिवाइड नहीं होते। अगर कोई भी धर्म गुरु को राजकोट से भाता दे, ये मेरे संविधान की शायद बेखिलाफ होगा। सवाल उठता है कि बीजेपी ममता की जिन नीतियों को मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ती है, ममता उस पर क्यों डटे रहना चाहती? सवाल ये भी उठता है कि मुस्लिम परस्ती के जिन आरोपों के चलते 2019 लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने उन्हें जबरदस्त झटका दिया, वो राजनीति उनकी मजबूरी क्यों है? বেঁচে আছো আমাদের জন্য, কালকে গুটিয়ে দেবো, 1 সেকেন্ডে বেরিয়ে যাবে। কোন দানা কোন মস্তা নিচ্ছে এখানে দেখবো। খাচ্ছ জমিদারি করছো, ভাবলাম বাড়ির সাথে এসে হামলা, চামড়া গুটিয়ে ছেড়ে 2 মিনিট নাম নিয়ে নাও তো। এখানে যে ছেলেগুলো করছিল এই জায়গাটার নাম নাও, পুরো নাকা চেকিং হবে, বাড়ি টু বাড়ি হবে, দেখে নাও তো জায়গাটার नाम नाओ। इसके अलावा जब ममता बनर्जी पर सरस्वती पूजा या दुर्गा विसर्जन को लेकर बीजेपी आरोप लगाती है, तो वो जानती हैं कि इस तरह से पश्चिम बंगाल में उनकी छवि एकमात्र उस कद्दावर नेता की बनती है जिस पर मुसलमान भरोसा कर सकते हैं। जनता जान गया है, रामनवमी मिছিল रोकना, दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए कोर्ट में जाना, सरस्वती पूजा के लिए परमिशन लेना, सबको पता है ये ममता बनर्जी तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी को गुस्से में ललकारती हैं, तो वो जानती हैं कि उनके गुस्से का करंट कितनी विधानसभा सीटों तक जाएगा। हर रोज खाली गुंडागर्दी करते हैं, हर रोज खाली दंगा फसाद करते हैं, हर रोज खाली लूट लेते हैं और सबको इनकम टैक्स का डर दिखाता है, सीबीआई का डर दिखाता है, सुबह से रात तक यही एजेंसी को देखे करता है। ममता ये भी जानती हैं कि रामनवमी जुलूस को लेकर कही गई उनकी बात का उनके तयशुदा वोट बैंक तक क्या संदेश जाएगा। নবমী মিছিলের নামে ভণ্ডামি নেই তো? রাম কোনদিন বলে গেছিল পিস্তল হাতে মিছিল করতে? 2017 में कोलकाता हाईकोर्ट ने मुहर्रम के चलते दुर्गा विसर्जन पर रोक के फैसले की कड़ी शब्दों में आलोचना की थी। तब कोर्ट ने कहा था, आखिर दोनों तबके के लोग एक साथ अपना त्योहार क्यों नहीं मना सकते? जब राज्य में दोनों समुदाय शांति के साथ रहना चाहते हैं, तो आप अपनी तरफ से भेदभाव वाले कदम क्यों उठा रहे हैं? बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट में से परमिशन लेनी पड़ती है। सरस्वती पूजा बंद करा दी थी, ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, दीदी सरस्वती पूजन कर रही है।
दरअसल पश्चिम बंगाल में लड़ाई वोट या वोट बैंक से ज्यादा हमेशा वर्चस्व स्थापित करने की रहती है। कांग्रेस से लेफ्ट और लेफ्ट से तृणमूल तक ये सिलसिला जारी रहा। मुस्लिम वोट सरकार बनाने या बिगाड़ने में सक्षम है, लिहाजा जो उनके दिल में वही बंगाल की गद्दी का शासक बनता है, ममता ये खूब जानती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब वो सत्ता के लिए संघर्षरत थी तब घुसपैठियों का मुद्दा उनके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन जब वो सत्ता में है तो CAA और NRC की कट्टर विरोधी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, बीजेपी इस सवाल के जरिए गैर मुस्लिम वोटों को साध रही है। आपने जो रैलियां की उसमें CAA का भी जिक्र आया और बंगाल को लेकर CAA का मामला हमेशा से तूल पकड़ता रहा, तनाव उसमें बढ़ता रहा, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि हम तो नहीं होने देंगे और आपने आज एक बार फिर... भाई अब उनको करना भी नहीं है, हमें करना है बाद में, अप्रैल के बाद उनको नहीं करना है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं समझ रहा हूं। सरकार बदल जाएगी, अब उनको कहां करना है? देखिए, देश की पार्लियामेंट ने बनाया हुआ कानून है और इसका इम्प्लीमेंटेशन होना है और शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के इशू को आप इस इलेक्शन में कैसे देखती हैं? बीजेपी के प्रेसिडेंट कहते हैं हमको पता नहीं है आज क्या बोला है। उन्होंने कुछ बोला है कि वैक्सीनेशन का बाद होगा। कौन वैक्सीनेशन का बाद? मौलवियों लोग को इतना ज़्यादा या फिर मुसलमान को इतना ज़्यादा जो है प्रायोरिटी वगैरह जो है दिया जा रहा है। हम तो देख रहे हैं कि जनगण जिसका तरफ ईर हो रहा है उसी तरफ का सत्ता आने वाला है। राजनीति में ये नहीं देखा था कि हिंदू मुस्लिम बोल के कुछ होता था, किंतु ये पीछे 5 साल से, बीते 5 साल से, 10 साल से नहीं बोल सकते, बीते 5 साल से हिंदू मुस्लिम की तो राजनीति हो ही रही। कि जय श्री राम का जो नारा है वो हम लोग का हिंदू का है, हर हिंदू देना चाहेगा। सारी पार्टियां एक दूसरे की तरफ भले ही उंगलियां उठाती रहें, लेकिन ये जानना भी अहम है कि पश्चिम बंगाल का इतिहास क्या रहा है और सांप्रदायिकता की जगह उसमें कहां रही। पश्चिम बंगाल को देश की बौद्धिक राजधानी माना जाता है, सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है, लेकिन जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था और ईस्ट पाकिस्तान कटकर अलग हुआ था, तब सांप्रदायिकता की कैसे लकीरें खींची गई थी। क्या है सांप्रदायिकता का यहाँ पर इतिहास, दिखाते हैं। मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम वोट लाते हैं, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट के कारण हिंदू मेजॉरिटी वोट जो है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा वो भी देखना है। और इसीलिए आपको दोनों तरफ से एक रिस्क फैक्टर रहता है। अगर भाजपा के लिए मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा और हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना है, इसीलिए भाजपा का जो एग्रेसिव अप्रोच है वो बहुत सिंपल होता है। 25 मार्च 2018 को रामनवमी जुलूस को लेकर दंगा भड़का तो कई दिन पश्चिम बंगाल आग में जलता रहा। 26 मार्च को रानीगंज में दंगे भड़के और भयंकर बमबारी हुई, यहां तक कि डीएसपी का हाथ उड़ गया। 27 मार्च 2018 को आसनसोल में इतनी भयानक तरह से दंगे भड़के कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से तुरंत रिपोर्ट मांगी। 2020 में तो कोरोना के समय में भी मालदा और हुगली जिलों में सांप्रदायिक रंग देखने को मिला। 2017 में टीपू सुल्तान मस्जिद के मौलाना बरकती को शाही इमाम का पद और लाल बत्ती दे दी गई, तब जबकि वो लगातार प्रधानमंत्री और देश विरोधी फतवों की पॉलिटिक्स कर। अब्दुल्ला चौधरी उस रास्ते को जाम कर सकते हैं जिससे होकर पश्चिम बंगाल के एक इलाके में कोरोना वैक्सीन जा रही है। पश्चिम बंगाल के चुनावों पर ये थी हमारी खास पेशकश। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।